आपको नज़र आ रहा है पास पेपर 10 है। पास पेपर 10, अदनान रन्स अ होलसेल बिजनेस ऑन 31 दिसंबर 2009। पेज नंबर 331 है बुक का। आज तो बुक है ना, शुक्र है। कितने बच्चों के पास आज भी बुक नहीं है? वाह, चैंपियंस हो तुम लोग हैं। आज भी भूल गए। वॉल्यूम 2 क्यों लेके आए थे? अब सिंगल एंट्री ने चलना है तो वॉल्यूम 1 इनकम एक्सपेंडिचर भी इसी में ही है ना। बोलो, अगले 20 लेक्चर्स तक तकरीबन आपने ये वॉल्यूम जो है ना 1 ही अपने पास रखना है। इनकम एक्सपेंडिचर और सिंगल एंट्री ये देखेंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है। इनमें से सवाल भी आता है लाजमी, पक्का सवाल। 31 नंबर की वेटेज है। यहाँ पे 3 टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, सिर्फ 2 कर लेंगे, तीसरा फिर बताऊंगा। कभी कभी सिलेबस भी देख लिया करें खोल के ICAP का। जो हमने पढ़ा उसमें जो पढ़ा है वो पढ़ना भी था या वैसे ही पढ़ लिया, कम तो नहीं पढ़ा। बातें ना करें प्लीज। कुछ लोग बैठे सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा किया, बाकी सब भी तो बोल रहे हैं, तो बाकी सब भी चुप कर जाएं। भाई आदि मुजरिम में और कभी कभार वाले में फर्क होता है ना। ओके, क्वेश्चन 331 पेज पे क्वेश्चन 10 है सबके सामने। अदनान रन्स अ होलसेल बिजनेस on 31 दिसंबर 2009, he realized that his cash and bank balances have reduced considerably. He has requested you to investigate the situation and has provided you the following information. Requirement जरा पढ़ते हैं। कहता है prepare Adnan's profit and loss account for the year ended 31 दिसंबर 9 and his balance sheet as on that date. और requirement भी है compute the amount of cash shortage if any. सिंगल एंट्री के टॉपिक में याद रखिएगा, इस तरह के सिनेरियोज आया करेंगे। छोटे बिजनेस हैं, सिस्टम्स इतने डेवलप्ड नहीं होते तो गड़बड़ें होती हैं। कैशियर पैसे मारना शुरू कर देता है, पता नहीं चलता, बाद में पता लगता है, या निकल जाता है, बाद में पता लगता है ओहो चूना लगा गया, ठीक है। या आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो आपने दुकान में रखे हुए थे, उन्होंने आपकी जो है वो इन्वेंट्री को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चोरी करना शुरू कर दिया, खुर्द बुर्द करना शुरू कर दिया। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे। कभी कहेगा जी वो कैशियर भाग गया, कैश ले गया, पता नहीं कितना ले गया बताओ। या कभी कहेगा हमें शक है कि ये कैश चोरी कर रहे हैं, कैशियर साहब बताइए ज़रा, कंफर्म करिए, इन्वेस्टिगेट कर दीजिए, ऐसा कुछ है तो नहीं। कभी कहेगा इन्वेंट्री में मुझे लगता है कि काम गड़बड़ है, खुर्द बुर्द चल रही है, ज़रा बताइएगा कि ऐसा है या नहीं है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो जिस अकाउंट के बारे में शक गुजरा हो उस अकाउंट से कुछ भी बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालनी। आज समझाऊंगा, उस अकाउंट से कुछ भी बैलेंसिंग नहीं निकालना, ठीक है ना। जैसे हम डेटर के अंदर ओपनिंग, सेल्स, क्लोजिंग और फिर कैश अक्सर बैलेंसिंग निकाल लेते हैं, या कैश आ जाए तो सेल्स अक्सर बैलेंसिंग निकाल लेते हैं। ऐसा कुछ बैलेंसिंग उस लेजर से नहीं निकालना जिस पे शक पड़ जाए। जैसे आज हमें किस पे शक है? कैश पे। तो कैश में वो सब वैसे ही करेंगे, सवाल में कोई चेंज नहीं आना। मैंने आपको बताया था पहला सवाल जैसे करेंगे आखिरी भी वो सवाल वैसा ही कर रहे होंगे। और आप देखेंगे आज भी मैं आपको बताऊंगा नई चीज क्या है। उसके अलावा देखो इतने नंबर तो फिर भी हैं। पासिंग मार्क्स बहरहाल हर सवाल, अभी से ही आप पासिंग मार्क्स के काबिल हैं सिंगल एंट्री क्वेश्चन में इंशाल्लाह। अभी भी आपको पेपर में बिठा दिया जाए, अगर आप उसी तरह से सवाल करें और घर पे होमवर्क किया है, अगर आपने किया था होमवर्क अली अब्बास, हो गया था, अगर आपने क्वेश्चन किए हुए हैं तो आपको खुद ही महसूस होगा कि इसमें पासिंग मार्क्स लेने के काबिल आप अभी ही हो चुके हैं। 50% के आसपास आप अभी से पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो आप अगले 7, 8, 9, 10 दिन, जितने दिन भी हमने मजीद प्रैक्टिस करनी है, उसके अंदर हमने हर रोज़ नई चीज़ सीखते जाना है। तो पेपर के अंदर वो अगर मिसाल के तौर पे 5-6 चीज़ें ऐसी होती हैं तो हो सकता है उसमें से 3-4 चीज़ें हमें वही सीखी हुई में से आ जाएं, 1-2 फिर भी नहीं होंगी, तो उससे परेशान नहीं होना। पासिंग मार्क्स ही सिक्योर करने 60, 70, 80% जितना लग जाए इस सवाल के अंदर, पासिंग मार्क्स से कम तो बिल्कुल कबूल है ही नहीं, ठीक है। तो कल टेस्ट में भी अप्लाई करना है इसको। अनसीन का एलिमेंट तो होता ही है, सवाल का डाटा ऐसे फैला दिया जाता है परेशान करने के लिए। नहीं परेशान होना, 2 दफ़ा सवाल पढ़ना है, तीसरी बार करना शुरू कर देना जैसे करते हो, फिगर्स खुद ब खुद निकलेंगे। तो सवाल हमने आज भी वैसे ही करना है, सब कुछ वैसे ही। पढ़ते पढ़ते कोई भी फिगर नहीं भी है तो वो जैसे लिखा होता कैश को बैंक में फेंकता है, एंट्री कर देंगे, लिखा हुआ ड्राइंग्स कर देंगे। जो भी हमें पढ़ते हुए बात पता चलेगी वो हम लिख जरूर लेंगे। कह रहे ये बात, ठीक है। चलें, बहरहाल
पिछले 2 सवालों के अंदर ड्राइंग्स की फिगर नहीं डिटरमिन हो रही थी, तो ड्राइंग्स तो हमने बैलेंसिंग निकाल ही ली थी, ठीक है। लेकिन अगर अब कुछ और गड़बड़ दे देगा तो फिर ड्राइंग्स की फिगर को वो एब्सोल्यूट किया करेगा, सवाल आपको खुद ही बताया करेगा ये बातें। गो थ्रू करते हैं ज़रा सवाल को। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है जी, बोलें? ओके। उसके बाद आपके पास पॉइंट 1 में उसने मार्कअप मार्जिन दिया हुआ है, पॉइंट 2 में उसने बताया है कुछ खर्चे वो कैश से पे करता है, बाकी पैसे बैंक में जमा करवाता है। एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ सवाल का, ठीक है। थर्ड में बैंक पासबुक रिवील्स द फॉलोइंग विड्रॉल्स पेमेंट्स, और पासबुक बैंक स्टेटमेंट का पुराना नाम, ठीक है। इंट्रो में आपने पढ़ा होगा बैंक अकाउंट का दूसरा नाम, कैश बुक का बैंक कॉलम तीसरा नाम, बैंक बुक वगैरह, और बैंक स्टेटमेंट को पासबुक भी कह देते होते हैं। उससे परेशान नहीं होना, बैंक है और विड्रॉल्स पेमेंट्स हैं बस, ठीक है। बैंक की पेमेंट साइड गिवन है, उसमें 3 खर्चे आ रहे हैं। उसके बाद आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो वेजेस इतनी थी, पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी की इतनी की, रेंट कितना है, और कोई ओपनिंग फिक्स एसेट्स भी पड़े हैं आज हमारे पास जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन भी है, ठीक है। तो सवाल करने की रूटीन वही है, सवाल जैसा भी हो जाए, जो भी रिक्वायरमेंट हो जाए, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तो है ना, बस वो बनाना शुरू करें। तो ये फॉर्मेट बनाने के लिए अपने पास टाइमर के ऊपर आपने 1.5 मिनट लगाना है। 1.5 मिनट के अंदर आपने कोशिश करके इतनी इनकम स्टेटमेंट और इतनी बैलेंस शीट बना लेनी है, ठीक है। और ये देख के नहीं बनानी, कुछ बच्चे ऐसे ना छुरियां कांटे जैसे तेज करते हैं, ऐसे बॉल पॉइंट तेज करके इधर देख रहे हैं, इधर मत देखें, सॉरी। ये वाली ब्रैकेट नहीं लगानी है आपने, तो मैंने अपने लिए छोड़े हुए। जल्दी से आप इतना सा फॉर्मेट बना लें। सोच रहा हूँ पिछली क्लास के अंदर सवाल को मैंने थाउजेंड्स में नहीं किया था, तो इस दफ़ा थाउजेंड्स में कर लेता हूँ। रुपीज इन थाउजेंड्स हो गए थे। आपने लेजर्स को कभी भी ऐसे नहीं बनाया करना, आपको कोई टाइम नहीं लगता लेजर बनाते हुए, ये बोर्ड पे ज़रा टाइम लगता है, तो मैं वो सेव कर रहा हूँ ताकि आपको बातें समझाने में ज़्यादा टाइम मिल जाए। आपने लेजर साथ साथ ओपन करते जाना है जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़े। जी बन गया इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सबने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का फॉर्मेट कोई बना रहा हो वो हाथ खड़ा करे। ना रहे हो अभी, लेट तो नहीं आए, जल्दी करो। ओके जी, अदनान रन्स अ होलसेल बिजनेस
On 31 December 9, he realized that his cash and bank balances have reduced considerably. He has requested you to investigate the situation and has provided you the following information. और आज कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं है कि मैं आपको रोकूं, कल रोक के आपको ये दिखा लिया तो ओपनिंग क्लोजिंग कैसे लिखते हैं, इसलिए ओपनिंग क्लोजिंग साथ साथ ही लिखते चलेंगे। जहाँ पे रोकना होगा मैं आपको रोक के पहले यहाँ पे परफॉर्म कर दूंगा वो काम, फिर आप उसको रिपीट कर लिया कीजिएगा, ठीक है जी। तो कैश इन हैंड है जी, कैश अकाउंट एसेट है कैश, ओपनिंग बताएं 14.3। ध्यान करना ओपनिंग कौन सा वाला है और क्लोजिंग कौन सा वाला है, ठीक है। और जी क्लोजिंग 0.7। फिर उसके बाद क्या है जी, बैंक एसेट है, ओपनिंग बताएं 349.1, क्लोजिंग 0.4। उसके बाद क्या है जी, डेटर्स का अकाउंट है, डेटर्स में डेटर्स भी एसेट है, ओपनिंग 48.7, क्लोजिंग 80.9। उसके बाद क्या है जी, स्टॉक है, इन्वेंट्री लिख दूं? सही है सर, सही है। चलें जरा आज इन्वेंट्री भी लिख लेते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री ओपनिंग एक ही बात है, क्या हो गया, वर्किंग है हमारी, कौन सा कोई वहां पे लिखना है जी, 15.7, क्लोजिंग 27 कर लो भाई, 27.5। उसके बाद क्रेडिटर्स तो काफ़ी सिफरें बच गई, पिछली क्लास में अंदाज़ा हुआ, कोई नहीं 2-4 पॉइंट लगा लेता। बहरहाल सीख तो मैं भी रहा होता हूँ हर क्लास के साथ, हर दिन के साथ। ओपनिंग बता दें 116.1, क्लोजिंग 130.8। उसके बाद क्या है जी, तो रेंट का ना एक्सपेंस लिख लेते हैं रेंट को, और फिर देख लेंगे पेबल या प्रीपेड, ठीक है। पेबल है, ओपनिंग पेबल 42, क्लोजिंग पेबल ये पूरा मैं कोई बात नहीं, कितना है हाँ, ये टोटल क्यों कर रहे हो, क्लोजिंग टोटल होता है, मुझे ओपनिंग क्लोजिंग बताओ। 3.5 और क्लोजिंग पेबल 4.5, कोई नहीं, खैर है, हो जाता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन एक्सपेंस, एक्सपेंस मैंने लिख दिया, अभी रिवीजन भी एक्सपेंस की चलेगी इस टॉपिक के अंदर, जैसे भी जब भी करेंगे सिंगल एंट्री खत्म होने से पहले पहले करवा दूंगा रिवीजन, ठीक है। जैसे मार्कअप मार्जिन की प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे मैंने आज आपके होमवर्क में भी वो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ओपनिंग क्लोजिंग पेबल है तो फिर ओपनिंग पेबल वाली साइड पे लिख लेते हैं ना सर, ओपनिंग पेबल नहीं है और क्लोजिंग पेबल 8.8, ठीक है जी। और फिर कुछ भी नहीं है फिलहाल, ठीक है जी। ज़रा जगह का इशू होता है, लेजर्स में मुझे ज़रा तकलीफ हो रही होती है। यहाँ तक जी ओपनिंग क्लोजिंग सबने साथ साथ बना लिए, मैंने कहा था ओपनिंग क्लोजिंग में कोई टेक्निकलिटी नहीं है, साथ साथ लिख लेने, इसलिए अब आपका इंतज़ार नहीं किया जाएगा, बहुत माजरत। चलो अब जल्दी करो, जब ये आप ओपनिंग क्लोजिंग जब मैं आपको कहा करूँ ना, चलेंगे जब इस पे चले हो, मैं बना रहा हूँ ओपनिंग क्लोजिंग लिख रहा हूँ, आप भी साथ साथ कर लिया गए, पहले दिन रोक लिया था इस पे। अब नई चीज़ें सीखेंगे ना, ये थोड़ी सीखने वाली चीज़ है, जल्दी करें अब जिन्होंने नहीं किया था, आधा मिनट लें, ऐसे ही टाइम ज़ाया कर दिया तुम लोगों ने। भाई साहब आपने अभी तक रजिस्टर ही नहीं खोला।
नेवर, वक्त नहीं ज़ाया करना। लेजर जब तक लेजर के तौर पे रिक्वायर्ड ना हो, आपने कुछ भी नहीं, डेट शेट भी लिखने की कोई पाबंदी नहीं है, कोई अल्फाज भी पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप कैश को सी भी लिख दोगे ना, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, आपकी अपनी वर्किंग है, बस आपको समझ नहीं आएगी मसला ये। तो कम से कम काम वर्किंग में करना है, वो वर्किंग है हमारी, रिक्वायरमेंट नहीं है। ज़रूरत नहीं है सिंगल एंट्री के टॉपिक में, इनकम एक्सपेंडिचर में ज़रूरत पड़ती है, करना चाहो तो कर लो, वेले हो अगर तो। IS 1 अप्लाई नहीं होता सिंगल एंट्री की बैलेंस शीट में, कर लेना। किसी सवाल के अंदर अगर उसने डाटा के अंदर अलग-अलग करके दे दिया तो हम भी अलग-अलग कर लेंगे, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है ना। बस ये कर देना है, बहुत भी अगर तकलीफ हो तो। फिक्स एसेट है तो पहले देख लो, फिक्स एसेट है तो पहले लिख लो बगैर एडिंग के, उसके बाद सारे करंट किसी तरतीब में। ओके जी, उम्मीद है हो गया भाई। तुम्हें पूछ के लिखते हो, तेजी से लिखा करो, लिख लूं अगले लफ्ज से पूछते हो लिख लूं, तेजी से लिखा करो। ओके जी, पॉइंट 1, 20% ऑफ द गुड्स वर सोल्ड ऑन कैश, और क्रेडिट भी हैं। आज पता लग रहा है सवाल से ही, कल आपको लिखवाया था कि सवाल ना कहे तो अज्यूम नहीं करना कि कैश सेल्स हैं, सिर्फ क्रेडिट अज्यूम करना। लेकिन सवाल ने, अली अब्बास वाले सवाल ने भी क्लियरली कहा था, आज वाले सवाल ने भी पहली लाइन में बता दिया कैश सेल्स भी हैं, क्रेडिट सेल्स भी होंगी, फिर जाहिर सी बात है डेटर्स जो आ रहे हैं क्रेडिट तो होंगी। तो कहता है 20% ऑफ द गुड्स वर सोल्ड ऑन कैश बेसिस एट अ मार्कअप ऑफ 22% ऑन कॉस्ट। क्रेडिट सेल्स वर मेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन। दो इश्यूज पहले मुझे जवाब दे दो। पहला, बताया नहीं क्रेडिट सेल्स कितनी है टोटल में से, कहाँ लिखा हुआ है? अगर कैश 20 है तो फिर बाकी क्रेडिट ही हुई, वो 80 है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये क्या बात हुई, कैश सेल्स 22% ऑन कॉस्ट, क्रेडिट सेल्स 20% ऑन सेल, क्या डिफरेंट प्रॉफिट रेशियोज यूज कर सकता है बिजनेस? क्या इसकी इजाजत है? क्या ये जायज है? बिल्कुल जायज है जी। आपका कोई पुराना कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर है, कॉर्पोरेट कस्टमर है, आप उससे और प्रॉफिट के ऊपर जो है वो मार्जिन के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं। कोई आपको कैश में आके चीज आपसे लेता है, आप उससे और मार्जिन के ऊपर काम करते हैं। कोई आपसे क्रेडिट से लेता है और हो सकता है। तो डिफरेंट प्रॉफिट रेशियोज बिल्कुल हो सकती हैं बिजनेस के अंदर, कोई इश्यू नहीं है। बस ये वो कह रहा है कि टोटल, चलो मैं लिख देता हूं फिलहाल सेल्स, फिर जरूरत पड़ी तो सेल्स। मार्कअप मार्जिन में क्या करते हैं, कभी सेल से कॉस्ट ऑफ सेल, कभी कॉस्ट ऑफ सेल से सेल निकाला। तो जो आ जाएगा हमारे पास, दूसरी चीज उससे कैलकुलेट कर लेंगे, और ठीक है ना। अच्छा, अब मसला क्या है? मसला यह है कि वो कहता है टोटल सेल्स में 20% कौन सी सेल्स हैं? कैश सेल्स हैं, और 80% कौन सी हैं? क्रेडिट सेल्स हैं। ठीक है, पिछली क्लास का काम आ गया काम। अब मार्जिन डिफरेंट हैं, मार्कअप मार्जिन डिफरेंट है, तो कोई मसला नहीं, डिफरेंट तो डिफरेंट लिख लो, आप दो इक्वेशंस लिख लो, ठीक है। ये एक मुश्किल केस यहाँ पे सिखा दूंगा, तो फिर ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना 7, 8 और 9, ये 7, 8, 9 जो पहले दिन वाला हैंड आउट है मार्कअप मार्जिन की रिवीजन के अंदर, ये इसी से आसान किसी हद तक या इस जैसे जो हैं वो आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो ये आपने घर पे करना है आज जाकर, मैं इसका सोल्यूशन कल बताऊंगा आपको, ठीक है। ये प्रैक्टिस चल रही है, ये बता दिया। मुश्किल वाला केस खुद करवा दूंगा इस जैसे मिलते हुए, इससे आगे नहीं जाना। 9 से आगे डिस्काउंट पड़ा है, अभी डिस्काउंट नहीं समझाया आपको, मार्कअप मार्जिन में डिस्काउंट भी आएगा, ठीक है। पहला और चौथा इसलिए करवाया कि उसके अंदर आपको मुख्तलिफ नाम लिख कर दे दिए कि कॉस्ट के साथ प्रॉफिट को जोड़ने का मतलब कैसे कैसे वो कह सकता है, वो उस पहले के अंदर लिखा हुआ, पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। है सिंपल वाला, जैसे कल वाले सवाल में या अली अब्बास में आपने मार्कअप मार्जिन यूज किया ना, वो पहले और चौथे के अंदर वही है, ठीक है। तो ये चारों सवाल आपने कल करके आने, 10 मिनट का काम नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, 20% ऑफ गुड्स वर सोल्ड ऑन कैश, 20% कैश, ये हो गया। कितनी मार्कअप क्या कहता है?
एट अ मार्कअप ऑफ 22% ऑन, सिर्फ मार्कअप भी लिखता ना तो मार्कअप कॉस्ट पे ही होता है। बहरहाल 22% ऑन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, ये इक्वेशन बनाते हैं हम। ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया था कल 2 स्टेप्स में ये काम किया करते हैं। पहला स्टेप इक्वेशन बनानी है, दूसरा फॉर्मूला यूज करके रिक्वायर्ड अमाउंट निकालनी है। फॉर्मूला कितने बच्चों ने घर जाके याद कर लिया था? नहीं, जितने बच्चों को याद है वो हाथ खड़ा कर लें। ये भी उसी में आते हैं, घर जाके याद किया या याद है, एक जैसी बात ही। अजीब लोग हैं यार, क्या आप लोगों का हाल है वैसे। अच्छा, दो स्टेप्स में हमने काम सीखा था। प्लीज जिनको नहीं याद, इंशाल्लाह आज दोबारा लिखूंगा, आज जाके याद कर लेंगे। 2 स्टेप्स में काम करना है। पहला इक्वेशन बनानी है, दूसरा फॉर्मूला यूज करके रिक्वायर्ड अमाउंट निकालनी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको मैंने एक उसूल बता दिया था कि जिसके साथ प्रॉफिट की परसेंटेज लिंक करे उससे 100 ले लो। अब कैश सेल्स में क्या कह रहा है? 22% ऑन कॉस्ट, तो 100 ले लो कॉस्ट को। प्रॉफिट 22 है तो सेल 122। ठीक है, लिख के छोड़ दो, जब जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। सवाल में आ गया, मैंने कहा अभी लिख लो। ठीक है, आगे क्या कहता है? क्रेडिट सेल्स वर मेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन 20% ऑन, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल में हम किसको 100 लें? सेल को 100 लें। प्रॉफिट कितना है? और से देखें सब, प्रॉफिट 20 है तो बैलेंसिंग कॉस्ट। ठीक है ना, ये दूसरा तरीका भी आ गया हमारे सामने, ये कल डिस्कस नहीं हुआ था। तो अगर प्रॉफिट को कॉस्ट के साथ लिंक करें तो कॉस्ट को 100 लेकर तो प्रॉफिट ऐड करके निकालना सेल इजी है। थोड़ा सा यहाँ परेशान हो जाते हैं, दूसरा केस भी देख लिया हमने। अगर सेल के साथ प्रॉफिट लिंक करें तो सेल को 100 अज्यूम कर लो, प्रॉफिट लिखो और बैलेंसिंग कॉस्ट होगी, जाहिर सी बात है फिर। ठीक है, इक्वेशन लिख ली, जुमला पूरा कर लूं फिर आप ये बना लीजिएगा। फिलहाल तो मुझे टोटल सेल का भी नहीं पता, शायद सेल मिले, कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी पड़े, शायद कॉस्ट ऑफ सेल निकले तो हम उसको ऐसे ही बांट के सेल निकाल लेंगे, वो तो तब की तब देखेंगे। ठीक है, फिलहाल तो एक जुमला आगे लिखा हुआ है पॉइंट 1 पूरा होने से पहले, ऑल कलेक्शंस फ्रॉम डेटर्स वर मेड इन कैश। ठीक है, अली अब्बास, मैं हर रोज इस तरह से आपको लिंक भी करता रहूंगा क्वेश्चंस। थोड़ा आगे जाएंगे तो मैं ऐसे ही बताया करूंगा, फलां क्वेश्चन में ये किया था, फलां में ये किया था। आप लोगों ने खुद भी देखना है, कहीं पे ऐसा ना हो कि हम एक जगह एक काम करें, दूसरी जगह आप लिंक कर रहे हो तो वो लिंक ना हो रहा, पूछ लेना फिर मैं देख लूंगा उसको। अगर आप कोई चीज आइडेंटिफाई करेंगे, अव्वल तो कोशिश यही करूंगा कि मैं साथ साथ करता चलूं ये काम। हमने अली अब्बास के अंदर क्या किया था? हमें उसने बताया था डेटर्स ओनली मेक पेमेंट इन चेक। कल सऊजवाद वाला सवाल किया, उसमें क्या कहा उसने? वो मुश्किल अंग्रेजी में यही लिखा था कि डेटर्स पैसे किस में दे रहे हैं? कैश। आज तो साफ सुथरी बात लिखी है, क्या कह रहा है? ऑल कलेक्शंस फ्रॉम डेटर्स आर मेड इन, तो इसका मतलब एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट, कोई नहीं, फिगर का पता नहीं है तो क्वेश्चन मार्क है ना, कैश और डेबिट। मैं ये कह रहा था कि आपको सब कुछ पता लग जाए, ये फिगर ना पता लगे ना तो आपने यहाँ बैलेंसिंग नहीं निकालनी, ये समझा रहा था। क्योंकि इस पे शक है हमें, इसमें कुछ भी बैलेंसिंग निकालना, इसमें सब कुछ कहीं ना कहीं से लेकर आना है हमने, और फिर चेक करना है कि ये बैलेंस हो रहा है। तो कहेंगे यार एम ड्रामा लगाया हुआ था, इतना टाइम ज़ाया कर दिया तुमने। ठीक है, और नहीं तो फिर हमसे कहेंगे हाँ है गड़बड़, वो गड़बड़ भी देखेंगे एंड पे जाकर। ये पॉइंट 1 हुआ है, इस वर्किंग को इस तरह से कर लें, जल्दी से नोट समझ आ गया तो नोट करने में टाइम ना लगाएं, और ये एंट्री पोस्ट कर लें क्वेश्चन मार्क के साथ। ये नोट फिर जल्दी किया करें, समझ आ जाएगा। किसी को ना समझ आई हो ये वर्किंग तो प्लीज बता दें। डन। नंबर 2, Adnan paid, Sir Adnan paid wages, rent, electricity and telephone charges
इन कैश आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स। भाई सेल प्रोसीड्स का मतलब ये नहीं होगा सिर्फ कैश की सेल्स, हमारा तो डेटर भी यहीं पे पैसे फेंक रहा है कैश की दराज में, तो भाई कैश की दराज से ये खर्चे पे हुए। अब जहां जहां ये खर्चे आएंगे ना उस वक्त याद ये रख लेना कि उस खर्चे की एंट्री खर्चा डेबिट बैंक क्रेडिट की बजाय खर्चा डेबिट कैश क्रेडिट होगा, बस ये बता रहा है। ठीक है कि सर अदनान ने कहां कहां से पेमेंट्स की, वेजेस की कैश से की, इलेक्ट्रिसिटी की कैश से की, रेंट की कैश से ये पेमेंट की हुई है, और टेलीफोन की भी। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन की भी। तो ये जब खर्चे आएंगे तो उनकी एंट्री होगी वो वाला खर्चा डेबिट कैश क्रेडिट। क्लियर? सही है? ओके, तो जब आएंगे तो तब देखेंगे ना। अभी तो हमारा अजीज अज़जान आसान तरीन वाला पॉइंट आ गया है, हमारा सबसे पसंदीदा पॉइंट। द बैंक पासबुक पुराना नाम है, बैंक स्टेटमेंट को कहते हैं। छोड़ो इस बात को, अभी तो बैंक स्टेटमेंट और बैंक अकाउंट में फर्क ही नहीं आ रहा। अभी तो आपको BRS रिवाइज कराऊंगा, अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड का कॉन्सेप्ट दूंगा, तो हमें बैंक स्टेटमेंट दिया करेगा, तो हम फिर उसमें बैंक अकाउंट की तरफ जाया करेंगे। क्वेश्चन बैंक के 2 सवाल हैं, एक मैं करवाऊंगा मुश्किल वाला, आसान वाला होमवर्क दूंगा आपको, और एक रीसेंट क्वेश्चन भी करेंगे, उसमें भी यहाँ कहीं ना कहीं पे ये टेस्ट हुआ है आई थिंक। बहरहाल जहाँ जहाँ भी ये BRS का कॉन्सेप्ट आएगा टेस्ट करेंगे, अभी नहीं है, अभी तो अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड है नहीं, इसलिए बैंक अकाउंट बैंक स्टेटमेंट एक ही बात है। ओके, सही है? अच्छा, तो वो कह रहा है कि बैंक में पेमेंट्स हैं, विड्रॉल्स को अंडरलाइन करके लिख लो, पैसे निकलवाने को कहते हैं ना विड्रॉल्स, पेमेंट्स। तो बैंक की पेमेंट साइड है, बैंक की पेमेंट साइड पे 3 चीजें नजर आ रही हैं। आज तो उसने क्रेडिटर्स ही लिख दिया, यहाँ परचेजेस भी लिखता तो हम उसे क्या कहते, क्रेडिटर को पेमेंट हुई है। प्लीज देख लें फिर एंट्री पास कीजिएगा, अभी देखें प्लीज, एंट्रीज के वक्त देख लिया करें जब मैं रोका करूं तो। जी, क्रेडिटर की पेमेंट है बैंक से, बोलो क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट, कितने से? 1423.8 क्रेडिटर डेबिट 1423.8 बैंक क्रेडिट। अब यहाँ पे लिख लो क्रेडिटर को ये पेमेंट की, क्रेडिटर में लिखो बैंक से ये पेमेंट कर दी। रुक जाओ, तीनों पूरी होने दो। नेक्स्ट क्या है? फिक्स एसेट खरीद लिए हैं, कोई मसला नहीं है, फिक्स एसेट खरीद लिए हैं, साथ उसने डेट भी दी है। क्यों? ठीक है, तो फिलहाल तो फिक्स एसेट का लेजर ओपन करते हैं। वैसे तो ओपनिंग भी पड़ा हुआ है, पर वो उस पॉइंट में ही जाकर लिखेंगे, फिलहाल तो तरतीब से ही चलने दो काम को। जी, 1 जुलाई 9 पे वो कह रहा है एसेट खरीदा, तो एसेट की एंट्री खरीदने की क्या होती है? फिक्स एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट, कितने से? 75 से फिक्स एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट। आज बैंक से की है उसने, देखो उसने कैश में लिखा वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ये कहां से पे होते हैं? कैश से। और बाकी पैसे, वो तो मैंने बोला ही नहीं, हो एक चीज मिस कर गया, अगली लाइन। चलें अब ये लिख लें, फिर मैं वापस दूसरे पॉइंट पे जाता हूं। बहरहाल ड्राइंग्स नहीं थी कैश से, तो ड्राइंग्स बैंक से हैं, तो बैंक से ड्राइंग्स हो तो आपको पता बैंक स्टेटमेंट होती है, उसमें ये गड़बड़ नहीं होती, कुछ रिकॉर्ड ना हुआ। ठीक है, तो वो ड्राइंग्स अगर बैंक में आएंगी तो शुक्र करेंगे वो एग्जैक्ट फिगर हुआ करेगी। आज एग्जैक्ट फिगर दे भी इसीलिए रहा है क्योंकि उसने दूसरी तरफ रोला डाला हुआ। ठीक है, बहरहाल ड्राइंग्स की एंट्री बोले, ड्राइंग्स डेबिट, कोई और ड्राइंग्स मुझे नजर नहीं आई। बहरहाल 122 ड्राइंग्स डेबिट माइनस मैंने वैसे ही लिख दिया, ड्राइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट 122.6। जल्दी से ये एंट्रीज तीनों करें जल्दी से, और फिर वापस जरा पिछले पॉइंट में जाते हैं। मैं एक लाइन भूल गया हूँ पढ़ना, कोई लाइन छोड़नी नहीं है पढ़ने से, देखें भूल गए गड़बड़ होगी। जल्दी से तीनों एंट्रीज करें बगैर देखे। तुम्हारा क्रेडिटर डेबिट हो गया था ओपनिंग में, ओके।
हाँ हाँ हाँ, दो देखो, फिक्स एसेट डेबिट किया है, बैंक क्रेडिट ही किया है। ये देखो, आपको लग नहीं रहा? ये डेट भी लिखी है मैंने, सॉरी, 1 जुलाई 9, फिक्स एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट। ये लिखा नहीं था, फिगर तो लिख दी थी, यहाँ पे फिक्स एसेट लिख दिया था। ये एडिशन ही है इन द फॉर्म ऑफ बैंक या कैश। ठीक है, डन जी। अच्छा जी, जरा पॉइंट नंबर 2 में वापस आए, एक लाइन पढ़ना भूल गए थे। लिखा हुआ था नॉन पेड वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन इन कैश आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स, द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये तो भूल ही गए थे लिखना। कैश सेल प्रोसीड जो रिमेनिंग है उनको बैंक में डिपॉजिट करना है। एंट्री तो बोलो, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, वरना तो सारी फनकारी तो यही है हमारी। ठीक है, तो बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। यहाँ पे लिखा हमने ये पैसे बैंक में जाएंगे यहाँ से, यहाँ पे लिखा ये पैसे सॉरी कैश से आएंगे यहाँ पर। ठीक है, जी सही है। ये कैश लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। चले जी, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 क्लियर है ये भाई तारिक के साथ बैठे हुए भाई, तारिक को कहना जरा खड़ा हो जाए। ओके, नंबर 4, ऑल परचेजेस वर मेड ऑन क्रेडिट। अगर कैश परचेज का जिक्र नहीं होता और हमारे क्रेडिटर के अकाउंट से परचेजेस निकलती तो हम तो उन्हें वैसे भी क्रेडिट परचेजेस ही कहते हैं। उनकी एंट्री परचेजेस की बजाय इन्वेंट्री डेबिट हो रही होती है, तो ये पॉइंट हमें ज़रूरत भी नहीं था, उसने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, वेजेस अमाउंटेड टू 8900 पर मंथ। जी, वेजेस एक्सपेंस है, लेजर मौजूद नहीं है। और रुक जाओ, पहले एंट्री मुझे करने दो फिर देखना। वेजेस एक्सपेंस है, लेजर मौजूद नहीं है, डायरेक्ट लिख लें। एक्सपेंसेस में वेजेस डेबिट 8900 से, क्यों? पर मंथ है, हमें फॉर द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो 8900 सॉरी 8.9 होगा इंटू 12, कितना आ गया? 106.8 से वेजेस एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। ऊपर लिखा था उसने वेजेस कहाँ से पे होती हैं? कैश से, तो वेजेस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 106.8। ठीक है जी, पॉइंट 5 टिक कर लें, जल्दी से लिख भी लें। बट ठीक है, ये एक्सपेंसेस हो गए, एक्सपेंसेस आगे लिखो, जो काम करना है वो करो। मजीद बोलोगे ना, अभी बेंच के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। तुम्हें याद ना आए प्राइमरी की क्लास तो फिर कहना। जी डन। नेक्स्ट क्या है जी? पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन चार्जेस अमाउंटेड टू 33,000। एंट्री बोले, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट बैंक क्रेडिट। ये भी ऊपर लिखा हुआ था, अच्छा नाराज ना हो, कैश ही कर लेते हैं। तो 33 से इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन डेबिट और कैश क्रेडिट।
ठीक है जी, टिक कर लें ये पॉइंट, जल्दी से एंट्री करें। 0.6 ठीक हो गया। 0.7 को 1 मिनट रोक दें, ये एंड पे करते हैं, पहले 0.8 करेंगे हम। 0.6 करने के बाद 0.8 पढ़ना शुरू कर दें। जी अच्छा जी, लिख देता हूँ कैश। तारिक थक तो नहीं गए? बैठ जाओ फिर। ठीक है भाई, मैं देख रहा हूँ ना, मैं खुद कर लूंगा ना, तुम बीच में ऐसे ही वकील बन रहे हो। वो कैसे निकल के जाए बेचारा, जरूरी कॉल भी हो सकती है। ये तुमने भी ना आइंदा से इस कोने में छुप के नहीं बैठना। तुम्हारी सीट पता है कौन सी है आज के बाद? हाथ खड़ा करो, आप हाथ खड़ा करो, हाँ ऊंचा हाथ खड़ा करो। ये सीट है आज के बाद आपकी, और इनमें से कुछ हाथ ना बैठे, उधर बैठोगे आज के। ठीक है ना? और मुझे याद आ गया अगर कल तो फिर खैर नहीं तुम्हारी, नहीं मैं बाहर भेज देना, इधर बैठ, ऐसी जगह बैठो जहाँ पे आके भी तुम्हें सुन भी लगाना पड़े तो लगा लूंगा। ओके जी, पॉइंट नंबर 8 पढ़ा आप लोगों ने। द ओपनिंग बैलेंस इन द फिक्स एसेट अकाउंट नेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाज 285। ये क्या है जी? बुक वैल्यू गिवन है, तो भाई हमारे पास तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है एक्यूमुलेशन अलग करने का। हम एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू पे ही बना लेते हैं। बुक वैल्यू पे इंट्रो में सीखा था आपने, बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बनाने में कोई साइंस नहीं है, बस डेप्रिसिएशन की एंट्री भी यहीं पे आ जाती है। और एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पड़े होते हैं, डिस्पोजल हो तो निकलती भी यहाँ से बुक वैल्यू ही है, और कुछ भी नहीं है। बाकी तो वही फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन का टॉपिक है। ठीक है, बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट है तो यहाँ पे पड़ी भी बुक वैल्यू है, ओपनिंग में भी बुक वैल्यू है, क्लोजिंग में भी बुक वैल्यू है, निकलेगी भी बुक वैल्यू है, डेप्रिसिएशन भी यहीं पे आया करेगी। बस एक ही अकाउंट बनता है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है? 1 जनवरी पर ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस नहीं, डेट तो नहीं दी हुई, चलो भाई 285 ओपनिंग। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड एट 10% पर एनम ऑन डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड एंड इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। अगली बात हमें पता है, मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस, रेट क्या है? 10%। डेप्रिसिएशन की एंट्री, अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा हो तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट। ठीक है, ये एंट्री लिख लेते हैं, एक्सपेंस तो निकल ही आएगा। जरा नई चीज आई आज, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम करेंगे डेबिट, जो भी फिगर आएगी डेप्रिसिएशन। फिर आप बाद में लिख लेना, सिर्फ देखो अभी, आप बाद में लिख लेना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, डेप्रिसिएशन। तो अब ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है, इसके लिए तो आपको बहुत प्रैक्टिस है आपकी। 8.1 कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग। सुने जी, मेथड WDV है, तो ओपनिंग WDV ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल, फिर एडिशन, फिर डिस्पोजल। याद आ रहा है? अब डिस्पोजल तो सवाल में है नहीं, तो ये 285 ही आएगा ओपनिंग में, डिस्पोजल नहीं है। तो मैं कह लेता हूं जी ऑन ओपनिंग 285 ओपनिंग WDV ऑफ ऑल। उसने ही बताया, सवाल नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं है, इसी पर रेट लगेगा 10% जी 28.5। नेक्स्ट क्या है? ऑन एडिशन। एडिशन है जी कोई? बिल्कुल है एडिशन, 75 इंटू 10%। जी 1 जुलाई को आया, 6 महीने रहा हमारे पास, 6/12। टोटल बता दें, 32.25 क्या है डेप्रिसिएशन? इसकी एंट्री बोलो। वर्किंग 8.1। अच्छा,
आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, ब्रैकेट में करना चाहें तो। पहली दफ़ा था मैंने इस तरह से आपको दोबारा से वो बचपन वाला काम करवाया, आप ब्रैकेट में ही यहाँ पे कर देते। 285 इंटू 10 प्लस 75 इंटू 10 इंटू 6/12 यहीं ब्रैकेट में लिख देते, ट्रांसफर लिख देते, वर्किंग अलग करने की ज़रूरत नहीं है जी। डेप्रिसिएशन 32.25 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया डेबिट और एसेट हो गया क्रेडिट। ठीक है जी, और क्लोजिंग हम निकाल लेंगे, बस क्लोजिंग निकल के बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, जल्दी करें। इंट्रो में एक्रूअल प्रीपेमेंट्स हमने पढ़ा था, 4 सवाल लिखे हुए हैं, रिवाइज में करवाऊंगा, मैंने आपको बताया है। सिंगल एंट्री खत्म होने से पहले पहले ही करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, और हो जाएगा ऐसे ही इंशाल्लाह, करते करते भी कुछ ना कुछ रिवाइज हो ही रहा है। हम एक्सपेंस का लेजर बनाते थे तो एक कोई 4 स्टेप अप्रोच हुआ करती थी। सबसे पहला काम, हम ओपनिंग लिखा करते थे, वो प्रीपेड भी हो सकता है, वो पेबल भी हो सकता है, एक्सपेंस है ना। ठीक है, हम ओपनिंग लिखने के बाद अगला काम किया करते थे कैश की पेमेंट रिकॉर्ड। ठीक है, कैश की पेमेंट की एंट्री एक्सपेंस के केस में क्या होती है, एक्सपेंस डेबिट कैश। तो एक्सपेंस के लेजर में हमेशा, भाई इनकम तो अभी मैंने आपको रिवाइज करानी नहीं, इसलिए तोड़ के रखी हुई है, ज़रा वो अगले टॉपिक में सब्सक्रिप्शन को पढ़ाते हुए रिवाइज करवाऊंगा। पहला लेक्चर लगा भी उसी पे लेंगे, आधा इनकम भी रिवाइज हो जाएगी, एक्रूअल प्रीपेमेंट्स। एक्सपेंस के लेजर में कैश हमेशा डेबिट साइड पे ही आता है। इवन हमें ये जब भूल जाता था ना कि एक्सपेंस या इनकम का लेजर बनाते हुए ये एक्रूअल प्रीपेमेंट में एक्सपेंस के केस में इनकम किस एक्सपेंस या प्रॉफिट एंड लॉस वाली एक्सपेंस की या इनकम की, इनकम के केस में फिगर किस तरफ आनी है, तो हम कैश की तरफ वापस जाया करते थे, क्योंकि ये इंट्रो के अंदर भी बेसिक वाली बात थी कि एक्सपेंस हो तो कैश पे होता है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट हम इधर लिख लेते थे, तो हम कहते थे अच्छा इसका मतलब दूसरी तरफ जो है प्रॉफिट एंड लॉस दूसरी तरफ आ जाएगा। इनकम के केस में हम कहते थे इनकम में कैश आना है तो कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, तो कैश डेबिट इनकम, वो इनकम के लेजर में कैश क्रेडिट साइड पे आता था, तो प्रॉफिट एंड लॉस दूसरी तरफ आ जाता था फिर। तो अगर हम भूल भी जाते थे ना इनकम या एक्सपेंस यानी प्रॉफिट एंड लॉस ने किस तरफ आना है, तो हम कैश की तरफ वापस जाया करते थे। तो स्टेप 1 हम लिखते थे ओपनिंग, स्टेप 2 कैश रिकॉर्ड करते थे, स्टेप 3 नॉर्मली हम क्लोजिंग कैलकुलेट कर लेते थे, क्लोजिंग पेएबल, क्लोजिंग प्रीपेड भी हो सकता है, एक कंसोलिडेटेड लेजर हुआ करता था ये। और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो एक्सपेंस जाना होता है वो एक्सपेंस की फिगर क्या आया करती थी, बैलेंस। नॉर्मली यही होता था, नॉर्मली यही होता था, ओपनिंग क्लोजिंग कैश होता था, हम एक्सपेंस बैलेंसिंग निकालते थे। और सिंगल एंट्री जिस दिन से शुरू किया है, और ज्यादातर देखोगे भी ऐसा ही, यहां भी रूटीन यही है, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होते हैं, कैश गिवन होता है, एक्सपेंस की फिगर निकल आती है। ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होता है, कैश गिवन होता है, लिखते हैं, एक्सपेंस बैलेंसिंग निकल आता है। यही रूटीन नॉर्मली 90% केसेस ऐसे ही होंगे एक्रूअल में। लेकिन कभी ऐसा भी होता है, अगर वो यूं करे ओपनिंग क्लोजिंग दे दे और कैश ना दे, तो फिर क्या ये बैलेंसिंग निकल सकता है, नहीं। अब फिर उसके लिए क्या हो जाएगा जरूरी, वो सवाल के अंदर ऐसा डाटा दे जिससे एक्सपेंस की फिगर हम पहले निकाल लें। अगर ये पहले निकल आएगी तो कैश बैलेंसिंग आ जाएगा। बात समझे हो ना। तो भाई लेजर है ना, लेजर के अंदर 4 नॉर्मल चीजें अगर होनी है, 3 आ जाए तो चौथी बैलेंसिंग निकल आती है। अब नॉर्म जिसकी आदत होती है हमें, वो क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग कैश गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग, एक्सपेंस बैलेंसिंग। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है सवाल के अंदर कि वो ओपनिंग क्लोजिंग दे
और एक्सपेंस दे दे या ऐसा डाटा दे दे जिससे एक्सपेंस निकल सके, कैश ना दे तो एक्सपेंस पहले निकाल के कैश बैलेंसिंग निकाल लेंगे। बात समझ रहे हो? ठीक है, यहां पे भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। रेंट की बात करें अगर, तो रेंट के अंदर उसने बताया वेजेस इतनी है, इलेक्ट्रिसिटी इतनी है, नजर आ रहा है, लेकिन उसने नहीं बताया रेंट कितना है जो पे हुआ, यानी रेंट की पेमेंट हमें गिवन नहीं है। नजर आ रहा है जी? जरा देख लें, जरा रेंट वाली एडजस्टमेंट आप लोग देख लें, ये क्या है, बैंक 4 जी, देखें जरा रेंट वाली एडजस्टमेंट नंबर 7 छोड़ी थी। रेंट पेड अमाउंटेड टू इतना लिखा हुआ है, बोलो इधर देखो, ये भी देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं, लगे हाथों। ओपनिंग गिवन, हाँ जीरो गिवन ही है ना, जीरो है नहीं है, बस गिवन। ओपनिंग गिवन, क्लोजिंग गिवन, कैश गिवन। क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में जो एक्सपेंस जाना है वो बैलेंसिंग निकाल लोगे। यहां से कितना निकल रहा है वैसे? 41 नॉर्मल था ये, ठीक है। अब कैश ने आना तो हमेशा किस तरफ है? एक्सपेंस के केस में कैश ने हमेशा किस तरफ आना है? चुप कर जाओ ओ भाई साहब, एक्सपेंस के केस में कैश ने हमेशा किस तरफ आना है? डेबिट साइड पे, रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। लेकिन मसला ये आज ये गिवन नहीं है। ये गिवन होता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में जो एक्सपेंस लेके जाना है वो बैलेंसिंग निकाल लेते। आज ये 2 क्वेश्चन मार्क पड़ गए। शायद आप किसी तरह से डाटा से ये फिगर भी निकाल लें, बट मैं उस तरफ लेके नहीं जाना चाह रहा आपको। मैं बस इसी तरफ ही लेके आना चाह रहा हूं कि जब कभी वो ऐसा डाटा दे दे जिससे एक्सपेंस की फिगर पहले निकल सके तो एक्सपेंस निकाल लेंगे, फिर कैश बैलेंसिंग निकलना है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो शायद आज डाटा ऐसा हो एक्सपेंस की फिगर पहले निकले। तो उसने तो सिर्फ ये दिखा रेंट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम अक्टूबर 9। तो आप सबको रेंट पेएबल और एडजस्टमेंट 7 पढ़ने के लिए, इस पर सोचने के लिए पूरा 1 मिनट देता हूं। सोचो, सवाल की तरफ देखो, रेंट पेएबल देखो, बताना नहीं है, जवाब मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी सोच चाहिए जो 1-1.5 मिनट आप लगाएंगे। ठीक है, मेरी तो देखने की कोई जरूरत नहीं है मैं क्या कर रहा हूं। भाई आपको कैश निकलता नजर भी आ रहा होगा तो मैं चाहूंगा आप ना सोचें उस तरह। मैं जिस तरफ आपकी सोच को लेके जाना चाह रहा हूं आप उसी तरफ सोच को लेके जाएं। मैं आपको इस तरफ सोच इस सोच से इसको दिखवाना चाह रहा हूं कि कैश नहीं है तो डाटा ऐसा होगा जिससे एक्सपेंस पहले निकले। तो किसी से कैश निकल भी सकता है, मैं बाद में बता भी दूंगा, खुद कैश भी निकल सकता था, बट कैश नहीं निकालना। आपने ये जो बातें 2 बताई थी इनसे सिर्फ ये देखना था कि एक्सपेंस की फिगर निकल सकती है या नहीं। किसी को पता चला हो हाथ खड़ा करें, एक्सपेंस निकल सकता है, हाथ खड़ा करें। 4-5 चले। अब सब की तवज्जो चाहिए मुझे। हमारा साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी 2009 पे और खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2009 पर। ये हमारा साल है, ठीक है जी। अब वो ये कहता है, ऊपर देखें, रेंट पेएबल, आगे ब्रैकेट में एक लफ्ज लिखा हुआ था 2009 पर 4.5 है। ये 1 मंथ का अगर पेएबल है, ईयर एंड 31 दिसंबर 2009 है, तो ये 4.5 किस मंथ का रेंट है जो अभी पेएबल है? भाई बड़ी सादा सी बात है। अगर 31 दिसंबर 2009 पे 4.5 रेंट पेएबल है
और वो कह रहा है ये 1 महीने का पेबल है, तो क्या यहाँ पे अप्रैल का पेबल पड़ा होगा? नहीं, 1 महीने बाद अगले उस किराया अगले महीने में दे देते हैं बस। तो अगर 4.5 31 दिसंबर 9 पर पेएबल है तो ये किस महीने का रेंट है? तो 4.5 किस मंथ का किराया हो गया? दिसंबर का। ठीक है, अब जरा ओपनिंग की तरफ गौर करो। तो ओपनिंग में वो क्या कह रहा है, कितना पेएबल पड़ा है? 3.5 भी वो कह रहा है कितने महीने का पेएबल है। अब अगर आप चलो यकम जनवरी नहीं है, 31 दिसंबर 8 है ये, ठीक है, 31 दिसंबर 8 पे अगर 3.5 रेंट पेएबल है तो ये कौन से महीने का है? दिसंबर के महीने का ही है। तो इसका मतलब दिसंबर के महीने का रेंट था कितना? 5। अच्छा 3.5। अच्छा, अब अजीब सी कहानी है, पिछले साल में हर मंथ किराया 3.5 हुआ करता था, इस साल के एंड पे मंथली किराया 4.5 नजर आ रहा है। तो क्या गड़बड़ हुई, कुछ पता लग रहा है? अब वो पॉइंट नंबर 7 सामने है, उसने कहा रेंट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम अक्टूबर। इसका मतलब जनवरी में भी 3.5 था, और नहीं, अक्टूबर से तो बदल गया है। अब बदल के कितना हुआ है? वापस है ना, जो आखिरी दिसंबर में था वो चेंज तो हो गया है ना, वो चेंज होके 4.5 हुआ है। तो वो किस दिन से चेंज हुआ है? वो कह रहा था जी वो तो वो अक्टूबर से चेंज हुआ है। तो इसका मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। भाई पेमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता एक्सपेंस का, एक्रूअल बेसिस यही तो कहता था, एक्सपेंस रिकॉर्ड करो अगर सर्विसेज यूज अप कर ली हैं, पैसे पे किए तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, नहीं पे किए तो एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। ठीक है, तो मुझे पता लग रहा है कि आपको पेड की फिगर भी निकलती हुई नजर आ रही है, लेकिन मैं उस तरफ लेके नहीं जाना चाह रहा आपको। मैं एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा डाटा मिल जाए जिससे एक्सपेंस की फिगर पहले निकल सके तो वो निकालो, उस सूरत में कैश बैलेंसिंग निकल आएगा। तो इसका मतलब ये 9 महीने का एक्सपेंस कितना बनता है? 3.5। और ये 3 महीने का एक्सपेंस कितना बनता है? 4.5 का 3 मंथ से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कितना बना? अब ये वर्किंग यहां पे शो कर देनी थी। इधर देखो, इधर देखो, 3.5 इंटू पर्चे में वो थोड़ा ही बनाना है, 3.5 इंटू 9 प्लस 4.5 इंटू 3 एंड द आंसर इज 45। ये हमने कैलकुलेट किया। ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में या? अच्छा ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, लेकिन 3 चीजें पूरी हो गई। चौथा बैलेंसिंग निकालो, कितना? ये 44 की एंट्री बोल दो, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। देखा कैश में रोला था ना, तो ये भी कहीं और से ही निकाल के लाना पड़ा हमें। ये बैलेंसिंग फिगर यूज करते हैं जी। ये बैलेंसिंग तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो नॉर्मली काम चला था, यहाँ पे बैलेंसिंग 44 निकला है। तो 44 बैंक नहीं, 44 उसने कहा था रेंट वेजेस वगैरह कहां से, इलेक्ट्रिसिटी कहां से पे करता है? कैश। ठीक है, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 44 से, वर्किंग नंबर 6 में ये कैलकुलेट किया हम। समझ आ गई? कितने बच्चों को समझ नहीं आई? जल्दी से इसको नोट करें, जल्दी से, बस सवाल खत्म हो गया। देख लें, सवाल में तो कुछ नहीं आई, सवाल तो मैं रख दूं। अब सवाल का मैंने क्या करना, ये पढ़ा है सवाल, ये पढ़ा है सवाल, नहीं चाहिए अब सवाल मुझे अगली क्लास से पहले। जी नहीं, खुदा का नाम लो, अल्लाह से डरो, तौबा करो, कान पकड़ो अपने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेपरेशन की बेसिक अंडरलाइन अजम्पशन ही छेड़ दी आपने। दो पिलर से वो मुश्किल खड़ी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, गोइंग कंसर्न और एक्रूअल बेसिस। आपने एक्रूअल बेसिस निकाल ली, नीचे से गिर गई अब बिल्डिंग सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। भाई कभी भी कैश, हम कैश बेसिस पे नहीं चल रहे, हमारा कैश से कोई लेना देना नहीं है, वरना डेटर कहां से आते, क्रेडिटर कहां से आते? सही है, कैश से कोई लेना देना नहीं है। इनकम रिकॉर्ड करो जब गुड्स दे दी, सर्विसेज रेंडर कर दी,
कैश आ गया तो कैश डेबिट, नहीं तो डेटर डेबिट। एक्सपेंस रिकॉर्ड करो जब गुड्स रिसीव कर ली, सर्विसेज यूज अप कर ली। कैश पे किया तो कैश क्रेडिट, नहीं तो पेएबल क्रेडिटर क्रेडिट। खुदा का नाम लो, की बनेगा। जल्दी करो, हो गया काम। चलें जी, सवाल तो मैंने साइड पे रख दिया है, अब क्या करूंगा बताएं ना। चार चीजें नहीं, 3 अकाउंट, 4 चीजें नहीं कहा था। 100 दफा पढ़ना नहीं ना पढ़ा जाके, तुमने इसे तस्वीर की थी घर पे जाके, नहीं ना की थी। 3 अकाउंट 4 चीजें। भाई मुझे नजर आ रहा है कि आपको नजर आ रहा है ये बैलेंस हो रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि आपको नजर आ रहा है ये हो चुका है बैलेंस, ये हो चुका है, ये हो रहा है। तो ये वही तो नंबर है जो मैं कहता हूँ 60-70% मार्क्स हैं। ठीक है, यहीं पे सवाल छोड़ दो। ये फिगर्स कितनी है जो जाती हैं अभी भी। ये एक्सपेंस में जा रहा है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट, एक्सपेंस में जा रहा है, क्लोजिंग बैलेंस शीट, एक्सपेंस में चला गया है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये क्लोजिंग तो जाते ही है बैलेंस शीट में, कुछ भी ना निकले, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो सवाल जो यहीं से ही काफी सारे बैलेंसेस पहुंचा चुका हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूं सवाल पूरा करते हैं। नहीं जी, अपने दोस्तों के पास आए। ये सेल्स कौन सी होंगी? डेटर में तो क्रेडिट ही होती है ना। यहां से कुछ भी नहीं है इसके पास, तो क्रेडिट उसने कहा था कि परचेजेस सिर्फ क्रेडिट पे होती हैं। इधर जाएं, ओ देखा ना, दोस्त अपना वही क्रेडिटर काम आया। आप समझ आ रही है कि यहाँ पे बैंक क्रेडिटर नहीं भी लिखा होता तो क्यों यहाँ पे लिख देते होते थे, बैंक क्यों लिखते थे क्रेडिटर को पेमेंट की? सवाल इससे, यहीं से तो सवाल चलता है फिर। और यही 90% केसेस में आपको यही बताया करता है परचेज कितनी, और यहां से काम चलता है, कॉस्ट ऑफ सेल निकल आती है, फिर वहां से सेल भी निकल सकती है। कभी सेल दे दे तो कॉस्ट ऑफ सेल भी निकल सकती है, उलट भी चल सकते हैं। उन केसेस में यहाँ पे बैलेंस नहीं हुआ करेगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी किया करेगा। अभी तो 3 अकाउंट्स में से इसने हमारी हेल्प की और इसने कहा बैलेंसिंग फिगर ले लो, कितनी है? 1438.5। ये आ गई हमारे पास बैलेंसिंग फिगर। लेकिन आपको पता ही है, ये लिख के हम काट देते हैं क्योंकि हम परचेजेस का लेजर नहीं बना रहे, हम इन्वेंटरी का लेजर बना रहे हैं। तो जब इन्वेंट्री का लेजर बन रहा होता है तो इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। ठीक है जी, 14 हमने कहा कि इन्वेंट्री अकाउंट से हुन बोल 1438.5 आ गया ना तेरे को? लो, मैंने कहा अच्छा भाई नाराज ना हो, ये लो 1426.7 ले जाओ कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो यहां से बैलेंसिंग परचेजेस निकली, इन्वेंट्री के लेजर में गई, बताया हमने कि ये ठीक है, वहां से फिर हमें ये बैलेंसिंग मिल गई कॉस्ट ऑफ सेल। अब देखो ये लेजर भी कंप्लीट हो गया, ये लेन में, लेकिन मैं ये काम आज करूंगा नहीं ना, ये तो आप घर पे करेंगे। ये लिखा हुआ है पहले सवाल यही करना है, ये इसीलिए लिखा हुआ है कि ये काम आपने कंप्लीट करना है जाके, और ये कुछ दिन में चेक होंगी सारी बैलेंस शीट्स। ये तो सवाल में मैं नहीं बनाता क्योंकि मैं उस तरफ नहीं जाया करता। अब क्या रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना है, एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस में जो एडजस्टमेंट है वो पहुंचा चुका हूं, तो मेरा काम सिखाना ही होगा। टाइम बच गया तो कर दिया, नहीं बचा करेगा तो हम समझने में ज्यादा टाइम लगाएंगे। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में पहुंचाना कोई अब आर्ट नहीं रहेगी। ओके जी, तो अभी कॉस्ट ऑफ सेल जा सकती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जा सकता है, पर छोड़ो अपना सवाल पूरा करते हैं। ठीक है जी, ये भी हो जाता है बैलेंस। देखो ये भी तरतीब से चलते हैं। इसके पास तो आया तो उसने जवाब ही दे दिया, ने कहा यार सॉरी। इधर आए, इसने कहा मुझे लगता है आप भूल गए एक एंट्री करना। ने कहा कौन सी? उसने कहा मैंने बताया था सवाल में कि कैश सेल्स भी हैं और क्रेडिट सेल्स भी हैं, आपने क्रेडिट सेल्स की एंट्री तो कर दी, कहाँ गई? ये कहाँ की है? ने कहा ये देखो आपने की हुई है एंट्री की हुई है क्वेश्चन मार्क से, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो कैश की सेल्स की एंट्री कौन करेगा? नहीं कोई बात नहीं, हम करेंगे। कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है बोलो? कैश डेबिट। ये सेल्स कौन सी हैं?
कैश वाली, ये आपको समझाने के लिए लिखा, ठीक है। तो ये कैश डेबिट, ये सेल्स। मैंने कहा अब ठीक है। मैंने कहा हाँ भूल गए थे आप, आपको चाहिए था कि जब आपने मार्कअप मार्जिन लिखा था ना उसी वक्त आप लिख लेते, आपको पता जैसे ही चल जाए कैश और क्रेडिट सेल्स हैं तो दोनों की एंट्री लिख लिया करो क्वेश्चन मार्क के साथ। मैंने कहा अच्छा यार सॉरी गलती होगी, आइंदा ध्यान करेंगे, ठीक है। हो इस भाई साहब में तो 3 क्वेश्चन मार्क हैं और ये तीनों क्वेश्चन मार्क अलग अलग जगह से आने चाहिए। यहां से बैलेंसिंग नहीं निकालना, नहीं निकालना, नहीं निकालना। उसकी वजह इसको शक है यहां से पैसे गड़बड़ हुई है कुछ, तो हम ये सब कुछ निकालने के बाद देखेंगे, चेक करेंगे। अगर तो ये बैलेंस ही होगा तो कहेंगे यार एमएन ड्रामा लगाया हुआ था तुमने, और अगर ना हुआ तो गड़बड़ सामने आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें 3 क्वेश्चन मार्क्स हैं। इसके पास गए, शुक्र है इसने कहा ले जाओ बैलेंसिंग फिगर बताइए। 1375 पॉइंट। जब ये फिगर मिली तो सुख का सांस लिया, जो कि मेरा नहीं आ रहा, दरवाजा खोल दो। हमने सुख का सांस लिया कि एक फिगर मिल गई है हमें, ये वाली 1375 पॉइंट, और ये वर्किंग 2 से है। लेकिन अभी भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क्स हैं, बाद में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके पास आए, इसने भी मुंह निकाला हुआ है 2 क्वेश्चन मार्क्स वाला, छोड़ दिया। ये हो गया है, ये हो गया है, ये इसको भी क्लोजिंग बैलेंसिंग निकाल लो ताकि पता तो चल जाए कि बस हमारे पास सिर्फ अब वही मसला है। ये एक्सपेंस बैलेंस शीट में चला गया, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ये 8.1 से निकाला है हमने, मैं अब रेफर नहीं कर रहा, ये फिगर यहां से निकली हो, ठीक है। ओके, अब सिचुएशन ये है, डेटर के अकाउंट में 2 क्वेश्चन मार्क हैं, कैश के अकाउंट में भी 2 क्वेश्चन मार्क्स। कैश के अकाउंट में से कुछ बैलेंसिंग नहीं निकालना। डेटर के पास आए, हमने उसे कहा हाँ भाई ये फिगर ले आए, उसने कहा वहां से आनी है, वहां से तो ला नहीं सकते। तो फिर सोचें ऐसा क्या हो सकता है कि क्रेडिट सेल्स निकल आए। देखो ना, देखो कितना आसान काम हो गया, क्रेडिट सेल्स निकल आए, यहां से बैलेंसिंग कैश, लेकिन कैश अच्छा ये यहां पे आ जाएगा, इसको बैलेंसिंग निकाल लेंगे। नहीं, इस कैश सेल्स को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कहीं और से ही, ठीक है। बहरहाल मेरे ख्याल से हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स अवेलेबल है, तो हम उससे सेल्स निकाल सकते हैं। क्या ख्याल है? कॉस्ट ऑफ सेल जो इन्वेंट्री के लेजर से निकली है, ये क्रेडिट सेल्स की कॉस्ट है या कैश सेल्स की कॉस्ट है? ये बिजनेस की कॉस्ट ऑफ सेल्स है। पूरे बिजनेस की कॉस्ट ऑफ सेल इन्वेंट्री के लेजर से निकलती है, कैश सेल्स की भी और क्रेडिट सेल्स की भी, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स है, सेल्स नहीं है, कोई बात नहीं है। कितनी? 14.7। अच्छा, पहले 1000 में था सवाल, समझ गया, जगह बड़ी बनाई हुई है ना जी। 1426.7। अच्छा इधर देखें आप, कॉस्ट तो कॉस्ट ही होती है ना, उसने तो नहीं बताया हुआ कि मुख्तलिफ नस्ल की चीजें हैं जो हमने बेची हैं, ठीक है। सो जस्ट का सेल्स है, मार्जिन डिफरेंट हो सकता है लेकिन चीजों के बारे में नहीं बताया उसने कि डिफरेंट है। तो भाई कॉस्ट तो कॉस्ट होती है, चीज खरीद के लाए 100 की, किसी को 120 की बेची, किसी को 125 की बेची, किसी को 130 की बेची, कॉस्ट तो उसकी 100 ही रही ना। प्रॉफिट मार्जिन डिफरेंट हो रहे हैं, कॉस्ट तो नहीं ना बदलती। और बोलो, इसका मतलब अगर मैं इस कॉस्ट को 20% करूं तो मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी सिर्फ कैश सेल्स की 1426.7 इंटू 20%। द आंसर इज 28, ठीक है। अब मेरे पास सेल्स नहीं है,
ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये 20% की या तो कैश सेल्स की कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, 80% करेंगे तो अच्छा, इसको बैलेंसिंग भी निकाल सकते हैं, 80% ही कर लें, चलें। 1141 लें जी। अगेन सेल्स नहीं है, मुश्किल है बहुत, ये तो नहीं हो सकता सवाल। अब क्या मुश्किल है, अब क्या मुश्किल है, सेल्स चाहिए, कॉस्ट गिवन, ऊपर परसेंटेज इज गिवन। स्टेप 1 हो चुका हुआ है, स्टेप 2 फॉर्मूला लगाएं और सेल्स निकालें। इधर देखें, मुझे रिक्वायर्ड क्या है, सेल्स, गिवन क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल, गिवन अमाउंट की परसेंटेज देखो 100, 122 रिक्वायर्ड अमाउंट की परसेंटेज, आंसर इज 34811। ये क्या आ गया जी, कौन सी, और समझ आ रही है। स्टेप 1 में क्वेश्चन बनाई थी, स्टेप 2 में वही फॉर्मूला जो कहा था याद कर लेना, ठीक है। तो ये कैश सेल्स निकल आई है, कैश सेल्स की एंट्री बोल दो, बोलो कितनी है, 348.11 से। ये कौन सी वर्किंग में कैलकुलेट हुई है, 9 है। ओके, इधर देखें जी, कैश डेबिट 348, इधर देख लो, कैश डेबिट सेल्स, बस वहां रेफर कर दिया, यहां ना भी करो तो खैर है। ये समझ आया है, ओके। देन ये यहाँ पर भी यही हो जाएगा, सेल्स अवेलेबल नहीं है तो सेल्स निकाल लेते हैं जी। गिवन अमाउंट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसकी परसेंटेज है 80 हमारी क्वेश्चन में, इंटू 100 रिक्वायर्ड 1426 ये क्या आ गया हमारे पास, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, और इन दोनों का टोटल सेल्स बिजनेस में 12 वो वहीं पे ऐड हो जाएंगी। तो क्रेडिट सेल्स की एंट्री बोल दें वर्किंग 9, क्रेडिट सेल्स की एंट्री बोल दें डेटर डेबिट 1426.7 से, डेटर डेबिट 1426.7 से सेल्स क्रेडिट। ठीक है जी, सवाल तो हो गया। देखें, कैश बैलेंसिंग आ जाएगा अब 3994.5। बेटा तो देखिए, हमने ये भी बैलेंसिंग निकाल के यहाँ पर लाकर लिख लिया, वर्किंग 3 से आया है जी। ये कुछ भी हमने यहाँ से बैलेंसिंग नहीं निकाला, 1394.5। ठीक है जी, यहाँ तक कर लें, जल्दी से इसको देख लें, जल्दी से ये जो अभी बैलेंसिंग की हैं 2 जल्दी से। अभी कैश को कुछ नहीं छेड़ना, नहीं, बस कैश में फिगर लाओ, बाकी सारे लेजर्स कंप्लीट हैं सिवाय कैश के। अभी मैंने इसको कुछ देखना है अभी थोड़ा सा। अच्छा जी, हो गया ये काम? अच्छा बजे देखें, कैलकुलेटर्स उठा लें, कैलकुलेटर्स उठा लें और ये डेबिट्स को ऐड करें और क्रेडिट्स को माइनस करें, इंक्लूडिंग क्लोजिंग, और मुझे बताएं क्या ये बैलेंस हो रहा है? क्या सब कुछ कर लिया है सवाल में? दा का नाम लो, बैलेंस करो इसे,
बैलेंस है नहीं है, क्या हुआ, क्या हुआ, किस तरफ बैलेंस गिर रहा है, किस तरफ बैलेंस गिर रहा है, क्रेडिट साइड पे। ओ ये पैसा निकला है कितना, 196.7। तो सही से बोल दो ना बेटा एक बार, 196.71 कैश से क्रेडिट हुआ है, लेकिन ना ये बैंक में गया है, ना ये वेजेस में गया है, ना ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे हुआ, ना ये रेंट के लिए पे हुआ, तो फिर किधर गया, कैशियर की जेब में गया। क्रेडिट तो हुआ है ना, हमने कहा ओपनिंग इतना था, इतने डेटर से पैसे आए, कहीं और से कैलकुलेट करके लाए, इस लेजर में से तो नहीं किए। बुआ बंद कर भाई, ओके जी। ये कैश सेल्स हम कहीं और से निकाल के लाए, यहां से नहीं निकाल। ये पैसे आए हैं, ये पैसे गए हैं, पता लग रहा है कहां से आए कहां गए, इसका कोई पता नहीं चल रहा, तो उसका शक सही था। ये ऐसी चीज नहीं थी कि मैं ब्लैक या ब्लू से लिखता, खतरनाक चीज थी। इसका नाम होता है मिस एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस, मिस एप्रोप्रिएशन, जिसको वो कह रहा था कोई कैश शॉर्टेज तो नहीं है कैश शॉर्टेज। 196 गायब है, बात समझे हो। अच्छा इसकी एंट्री क्या होगी, ये सीखने के लिए जरा इधर तवज्जो करें। ये बैलेंस निकल आया, समझ आ गई है ना, इसकी एंट्री देख लो जरा, बहुत आसान काम, आखिरी बात हो रही है बस, होमवर्क लिखा हुआ है पहले से। आपने फिक्स एसेट का डिस्पोजल पढ़ा हुआ है, बोलो क्या था जी, एंट्री क्या थी, एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट, कैश डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस कह लेते हैं ना, डेबिट और फिक्स एसेट क्रेडिट, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं कहूं फिक्स एसेट डिस्पोज हुआ है थ्रू डिस्ट्रक्शन, यानी कोई नेचुरल डिजास्टर जिसको कहते थे, यानी ये नॉर्मल सेल नहीं है बल्कि एबनॉर्मली ये डिस्पोज हुआ, तो क्या फर्क पड़ जाता था हमारी एंट्री पे, कोई फर्क नहीं पड़ता था जी। बस ये देखना पड़ता था कि कोई अगर इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व है और उसने भी अगर कैश दे दिया तो फिर भी कुछ नहीं, हाँ अगर उसने कहा है कि हम पैसे दे देंगे तो कैश की बजाय फिर इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल आया करता था। ये हमने इंट्रो में भी पढ़ा था, ये हम IAS 16 के अंदर भी रिवाइज करके आ चुके हैं, ठीक है, आती है ना ये एंट्री। तो अब इधर देखें, कैश मिस एप्रोप्रिएटेड, इसको स्टोलन भी कह सकते थे, आसान बात करते तो, कैश मिस एप्रोप्रिएटेड। अब थ्रू क्या, बस थ्रू ही होता है, मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब ही क्या है, दिस इज एबनॉर्मल लॉस, दिस इज व्हाट, कल इंशाल्लाह इन्वेंट्री को आग लगा देंगे, एबनॉर्मल लॉस करेंगे। फिक्स एसेट डिस्ट्रक्शन, ये फिक्स एसेट का एबनॉर्मल लॉस था, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया, चोरी हो गया, आग लग गई, जलजिले में गिर गया, सैलाब में बह गया, एबनॉर्मल लॉस था। यहां पे कैश का एबनॉर्मल लॉस क्या है, कैशियर चुरा के ले गया। अब देखना एंट्री, सेम एंट्री, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करेंगे। वो बोलो तो सही, कैश में भी कभी कैश भी कभी डेप्रिशिएट हुआ है, होता भी है वैसे पाकिस्तान। अच्छा जी देखें इधर, देखें जी, नेवर, ये नहीं होगा, बाकी सारी एंट्री सेम है। इधर देखो, कैश या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, क्या मतलब भाई, कैश भी इंश्योर करवाया करती हैं कंपनीज, कि कोई लेकर भाग गया तो इंश्योरेंस कंपनीज कैश का कवर भी देती हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर बिल्कुल सेम। हाँ चोरी कैश हो तो फिक्स एसेट को क्रेडिट नहीं करते, कैश गया ना तो क्रेडिट भी क्या होगा, यहां फिक्स एसेट गया क्रेडिट फिक्स एसेट हुआ, यहां कैश गया तो क्रेडिट भी कैश होगा। कल को ये दोनों बातें दोबारा लिखूंगा और फिर तीसरी एंट्री लिखूंगा, इन्वेंट्री गई तो यहां पे क्रेडिट इन्वेंट्री हो जाएगा। बस अब नॉर्मल लॉसेस चल रहे हैं, अब इसको अप्लाई करने दें। इधर देखें, क्या बात है, छातियां मारते हो जी। इधर देखें कितना कैश गया,
देखो देखो कितना कैश गया, सब इधर तवज्जो करें प्लीज। 196 पॉइंट, कितना कैश गया? 196.7। इंश्योरेंस वालों ने कितने पैसे दिए? सवाल चुप। तो फिर ये सारे का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया लॉस। तो ये एंट्री पूरी कर लें हम। ओहो, ये एंट्री पूरी होने लगी है जी। मिस एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस, वर्किंग नंबर 1 से बैलेंसिंग निकला है। डेबिट कितने से? 1,96,000। वो इतने पैसे ले गए। 196.71 से प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट, कैश, क्रेडिट। डन? अभी नहीं डन। ये ए रिक्वायरमेंट थी। बी रिक्वायरमेंट में यही बात जुमले में लिख के बता देना, कोई इतनी मुसीबत नहीं पड़ने लगी। इधर देखो, ये बी रिक्वायरमेंट में आपने लिखना था। उसने क्या पूछा था? कैश शॉर्टेज अमाउंटेड टू ₹196.71। मिस्टर एग्जामिनर रेफर वर्किंग 1। समझे हो? अच्छा अब सुन लो, करना क्या है, घर जाके देख लो एक बार। सिर्फ सबकी तवज्जो प्लीज, पूरी तवज्जो चाहिए। 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए छुट्टी देने लगा हूं। सबकी तवज्जो का मतलब सबकी तवज्जो। तुम सब में नहीं आते यार, क्या समझते हो खुद को, जिन? ओके, एक्सपेंस निकला, बैलेंसिंग आज प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। मुश्किल एंट्रीज पहुंची हुई है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट, यहां से क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट, और कुछ नहीं जाना। सेल्स जा चुकी, क्लोजिंग एसेट। कॉस्ट ऑफ सेल ले जाओगे इनकम स्टेटमेंट में, क्लोजिंग एसेट। ये परचेज जो यहां चली गई थी, ये क्लोजिंग लायबिलिटी। एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओगे, क्लोजिंग लायबिलिटी। एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओगे, क्लोजिंग लायबिलिटी। एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जा चुका है, क्लोजिंग एसेट। ठीक है, ये सब कर लोगे, फिर भी एक काम रह जाएगा। तो मैं बेसिकली ना आपको समझाने में ज़्यादा टाइम लगाता हूँ। ये काम इसलिए मैं चेक करूंगा, मैं टीओ कह दूंगा, कल वो बाहर रुकेंगे, आपके इस सवाल की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट ऐसे फेस दिखा के आप अंदर आते जाएंगे। वो टैली होना चाहिए, ठीक है। तो सुने सुने, क्या रह जाएगा? ये फिर भी रह जाएगा। उसके लिए आपको क्या बताया हुआ है? सवाल की लिस्ट नहीं उठानी। इधर देखें, ओपनिंग एसेट, एसेट ऐड करते जाना, लायबिलिटीज लेस। ओपनिंग एसेट, ओपनिंग एसेट, ओपनिंग एसेट, ओपनिंग एसेट, ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग कुछ नहीं, ओपनिंग एसेट, आवाज भी चेंज है देखें, ओपनिंग एसेट, ओपनिंग लायबिलिटी, माइनस करेंगे तो यहां पर वर्किंग शो करनी है, ठीक है। होमवर्क प्लीज बैठो, होमवर्क सुनो। पास पेपर 10 को कंप्लीट करेंगे, कल टीए देखेगा, आगे बैलेंस शीट टैली नजर आए। पास पेपर 17 अरशद, रीसेंट क्वेश्चन है 19 नंबर का, इंशाल्लाह आप कर लेंगे, देखेंगे, कॉन्फिडेंस तभी आएगा। सॉल्यूशन देखने वाले अगली बार नहीं देखेंगे, ऑप्शन तो है ना, अगली बार भी तो पेपर पढ़ने का ऑप्शन होता ही है। तो इसी बार अगर पढ़ना चाहते हैं तो पूरा सवाल करने से पहले सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, पास पेपर 17 अरशद करेंगे। और मार्कअप के आपको मार्कअप मार्जिन में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनमें से आपने 1, 4, 7, 8, 9 कर रहे हैं, किसी को समझ ना आ रही हो तो, और बैठे रहेंगे। पहले मैं निकलूंगा, मैं उस्ताद नहीं लगा हुआ।